देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने त्रिपुरा के राज्यपाल एस.एन. आर्य को इस्तीफा सौंपा। बिप्लब देब ने इस्तीफे के बाद कहा, पार्टी सर्वोपरि। त्रिपुरा में विधायक दल के नए नेता का चुनाव आज ही होगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वो अगरतला पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री पद की रेस में प्रतिमा भौमिक का नाम सबसे आगे। ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট হোক, মানুষ শান্তিতে থাকুক, আর কমিউনিস্ট থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ একটা নতুন দিশায় চলতে চাইছে। তো সেই দিশাতে আমাকে যেভাবে মার্গদর্শন করা হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা আমি কাজ করেছি। এখন পার্টি চাইছে সামনে 23-এ ইলেকশন আছে। ইলেকশনে তার জন্য সংগঠনে দায়িত্ববান কার্যকর্তাকে নিয়ে আসার জন্য। তো আগে স্বাভাবিকভাবে সংগঠন থাকলে তবেই সরকার থাকবে, জিত থাকলে তবেই সরকার থাকবে। তো তার জন্য আগে 23-এর তৈরি করা প্রয়োজন। তারপরে তো আপনি কেউ না কেউ চিফ মিনিস্টার হয়ে কেউ না কাজ করবে। তো আগে সরকার আনতে হবে, যেটা আপনারা চাইছেন যে লম্বা সময় সরকার রাখা। লম্বা সময় সরকার রাখার জন্য আমার মতো কার্যকর্তার সংগঠনে काज করলে निश्चित संगठन लाभान्वित हो। पार्टी संगठन की गतिविधियों में उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए आगे उनके मार्ग को प्रशस्त करेंगे। इसलिए आज मुख्यमंत्री बिप्लब देब जी ने मुख्यमंत्री के नाते पद से त्यागपत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है। 5 बजे पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी, नए नेतृत्व का भी चुनाव होगा। बिप्लब देब जी को आगे पार्टी के संगठन के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में जिस तरीके से वो काम करते हैं, पार्टी और महत्वपूर्ण विषयों में संगठन के साथ योग करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए मौजूद हैं। सीधे अखिलेश के पास चलते हैं। अखिलेश, इस बदलाव के पीछे की वजह और कौन बनेगा मुख्यमंत्री इस दौड़ में, कौन सबसे आगे? देखिए, बदलाव के पीछे वजह यही है कि चुनाव 1 साल बाद ही होना है और त्रिपुरा में जब से बिप्लब देब बने हैं उसके बाद से लगातार पार्टी के भीतर वो असंतोष का सामना कर रहे थे। यहाँ दिल्ली में पार्टी आलाकमान को उनके खिलाफ, उनके कार्यशैली के खिलाफ लगातार रिपोर्ट्स मिलती रही हैं। बीजेपी के कई विधायकों ने उनके खिलाफ बगावत भी की है। 3 बीजेपी के विधायक हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस लगातार मजबूत होने की कोशिश वहां पर लगी हुई है और वहां पर बीजेपी के कुछ नेता उनके संपर्क में भी हैं। यही कारण है कि बीजेपी नेतृत्व को लगा कि चूंकि चुनाव में 1 ही साल बचा है और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी ने पहली बार अपनी सरकार बनाई थी 4 साल पहले, तो ऐसे में उन्हें लगता है कि ये राज्य अपने हाथ से नहीं जाना चाहिए और इसलिए नेतृत्व परिवर्तन करके एक वो प्रयोग कर रहे हैं। ये चौथा राज्य है जहां पर बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदला है। इससे पहले उत्तराखंड, कर्नाटक और गुजरात में भी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चुनाव से ठीक पहले बदल चुकी है और बीजेपी को उत्तराखंड में इसका एक तरह से पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला था मुख्यमंत्री बदलने का। अब दूसरा सवाल ये होता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि आखिरी वक्त पर ही बीजेपी अपने पत्ते खोलती है। 8 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। कुछ नाम हैं जो चल रहे हैं, जिसमें कि प्रतिमा भौमिक जो कि केंद्र में MOS है, सामाजिक न्याय मंत्री, राज्य मंत्री हैं, उनका नाम चल रहा है। लेकिन वो समस्या ये आती है उनके साथ कि वो लोकसभा की सांसद हैं। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर एक बाई इलेक्शन लोकसभा का बीजेपी को करवाना पड़ेगा। ये बीजेपी जोखिम शायद ना उठाना चाहे अगले विधानसभा चुनाव से पहले, तो इसलिए डॉक्टर मानिक साहा का नाम भी चल रहा है जो इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राज्यसभा में पिछले महीने ही आए हैं, तो बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बना सकती है, ये भी एक चर्चा है। और इसके साथ साथ जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका भी नाम चल रहा है। तो ऐसे में जैसा कि होता आया है, बीजेपी हमेशा एक सरप्राइज कैंडिडेट अपनी ओर से निकाल करके लाती है। जो नाम चल रहे होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए मुझे लगता है कि 8 बजे तक इसे इंतजार करना होगा कि आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है, क्योंकि बीजेपी ये भी चाहती है कि वो अपने साथ जो दल जुड़ा हुआ है, सहयोगी दल है त्रिपुरा में, उसको भी खुश रखे, क्योंकि अगला विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है जहां उसको टीएमसी चुनौती देने की पूरी कोशिश करेगी। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही वहां पर है। इतना लंबा इंतजार क्यों किया? अगर इतनी शिकायतें थी उनको हटाने में बीजेपी ने, क्या देर नहीं हो गई? देखिए, अभी कल ही मिल करके गए हैं वो गृह मंत्री अमित शाह से। इससे पहले उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से भी हुई है और अभी 1 साल का वक्त है। तो जो भी नया मुख्यमंत्री आएगा उसके पास समय होगा चीजों को ठीक करने के लिए। इसलिए बीजेपी को लगता है कि 1 साल का समय अंतराल वो होता है जिसमें कि नए मुख्यमंत्री को अपनी जड़ें जमाने का मौका मिल सकता है। तो इसलिए शायद अब वो कह रहे हैं कि इसमें बहुत देर नहीं हुई है, बल्कि ये फैसला जो है सही समय पर किया गया है।
शिकायतें क्या थी इनके बारे में, अगर संक्षेप में बता पाए? देखिए, यही जो अमूमन शिकायतें होती हैं मुख्यमंत्रियों के बारे में कि वो सबको साथ लेकर के नहीं चलते हैं और साथ साथ कुछ लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, इस तरह की बातें होती हैं। हालांकि जहां तक उनके परफॉर्मेंस का सवाल है, वो लगातार यहाँ ब्रीफ करते आए हैं केंद्रीय नेताओं को। अभी पिछले महीने वो यहाँ आए थे, काफी 3-4 दिन तक डेरा डाल करके रखा और सब नेताओं से अलग अलग मिलकर के उन्होंने अपने काम के बारे में विस्तार से बताया था। शायद उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उनके सिर के ऊपर तलवार लटक रही है और जल्दी ही उनकी कुर्सी से विदाई हो सकती है। शुक्रिया अखिलेश, इस पूरे प्रकरण पर रोशनी डालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। आज राहुल गांधी पार्टी के महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल राज्यों के विधायक दल के नेताओं से भी मिल रहे हैं और साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि लोग बदल गए हैं और उनकी उम्मीदें भी बदल गई हैं। हमारी पार्टी को भी समय के हिसाब से ढांचे में ढालने की जरूरत है। हमारे साथ सचिन पायलट हैं। लंबे समय से आप कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। 2018 में आपने अध्यक्ष के तौर पे काम किया, जब यहाँ पे पार्टी सत्ता में जीत कराई। आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिकली ऐसा क्या कुछ किया जाना चाहिए जिसके बूते कांग्रेस न सिर्फ 24 के लिए बल्कि 23 के लिए भी, जहाँ राजस्थान में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, 23 के लिए अपने आप को तैयार करें? देखिए, मैं समझता हूँ हर दशक में देश बदलता है, देश की मतदाता बदलते हैं, तो हर पॉलिटिकल पार्टी को समय के रहते अपने आप को उस रूप में ढालना चाहिए जो जनता एक्सपेक्ट करती है। खासकर हमारी पार्टी को भी, क्योंकि हम बहुत पुरानी पार्टी हैं, अपने आप को सही समय पर सही ढांचे में खाके में डालना चाहिए। और इसीलिए ये शिविर को सोनिया जी ने बुलाया है कि हम आने वाले समय में, अब तक चलो हम कुछ चुनाव हुए उसमें हम जीत नहीं सके, लेकिन आने वाले समय में हम कैसे जीत सकें, उसके लिए जो कुछ अहम कदम उठाने हैं वो सब अलग अलग कदम हम लोग उठाने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है हम लोग राजस्थान में सरकार रिपीट करेंगे। ये बात सच है कि पिछले 3 दशकों में यहाँ हमेशा एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस की एक परिपाटी बनी हुई है, उसको समाप्त करना है और 1.5 साल बाद जब चुनाव होंगे उसमें जनता का विश्वास हमें दोबारा जीतना है। मुझे पूरा यकीन है कि हम इसको कर पाएंगे। नए नजरिए, नए नेतृत्व के साथ जाना पड़ेगा मैदान में। मैंने कहा ना, सरकार और संगठन मिलकर काम करेंगे, 2023 में हम दोबारा सरकार बनाएंगे। तो उदयपुर में कांग्रेस अपनी चिंताएं दूर करने के लिए चिंतन शिविर कर रही है, लेकिन इस बीच कांग्रेस को एक और झटका लगा है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। सुनील जाखड़ को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस दिया गया था। कांग्रेस ने हाल ही में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी और उन्हें सभी पदों से हटा दिया गया था। क्योंकि ये बातें आज के इस चिंतन शिविर में होनी चाहिए, तो ये निर्णय तो आपको लेने पड़ेंगे। सोनिया जी, मेरे से, राहुल जी से मेरा ये निवेदन है कि हो सकता है आने वाले उत्तराधिकारी वही होंगे, उन्होंने, और वो चाहे मेरी किसी से बने ना बने, मुझे लोग गलत कहेंगे, कांग्रेस पार्टी आपके राहुल जी और आपके नाम के गांधी परिवार के बिना नहीं चल पाएगी। 60 बन जाएंगी, 60 नहीं तो कम से कम हर एक सूबे में अपनी अलग कांग्रेस होगी। आपका होना जरूरी है, आप लोगों का इस पार्टी का एक सशक्त अपोजिशन के लिए होना जरूरी है, परंतु ये तब तक ही जरूरी है कि आप अपने अच्छे बुरे को पहचाने। ये प्रशांत किशोर जी नहीं बता पाएंगे आपको, कोई आप सुनील कानूनगोलो है उसको वो नहीं बता पाएगा। दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बॉस हिमसेल्फ। आपके यहाँ तो गहलोत साहब हर 15वें दिन आपको बताना पड़ता है राजस्थान की जनता को कि मैं अभी मुख्यमंत्री रहूंगा, और जिन लोगों ने मानेसर में जाके महीना तक कैंप किए रखा, आपकी सरकार के ऊपर ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड करवाई, वो तो आप अच्छे थे कि पंजाब वाले से हालात आपके साथ नहीं बने, आपके भांजे भतीजे के यहाँ 25-30 करोड़ रुपए नहीं मिले तो आप बच गए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से बात की जिनका नाम हरीश रावत है, हर्षा कुमारी सिंह ने। सुनील जाखड़ को पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। हमारी महत्वपूर्ण लीगेसी बलराम जाखड़ जी से चल करके उन तक है। वो हमारे सीएलपी के लीडर रहे, पीसीसी प्रेसिडेंट रहे, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रहे। तो उन यदि कहीं पर कुछ ऐसा हुआ भी हो जो उनकी राय में नहीं होना चाहिए था, तो मैं समझता हूं कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से आकर के बात कर सकते हैं। सर रावत जी, एक चीज़ ये ज़रूर है इसमें, ये बात है कि जिन्होंने, जैसे उन्होंने सचिन पायलट के लिए कहा, ये बात सार्वजनिक है, वो उन्होंने रेबेल किया अशोक गहलोत जी से और आज उन्हें मंथन में शामिल किया गया है, तो नोटिस तो उनको नहीं मिला ना। तो वो उनका कहने का मतलब ये है कि वाई डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। देखिए, दोनों कंडीशंस अलग अलग हैं, दोनों स्थितियां अलग अलग हैं।
और मैं समझता हूँ कि दोनों को इक्वेट करना अच्छा नहीं रहेगा। फिर भी यदि वो ऐसा महसूस करते हैं तो कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास आकर के मिले, उनसे कौन नहीं मिलेगा? जो लोग जो लोग जस्ट चल करके आकर के मिल सकते हैं, यदि वो लोग भी मीडिया से बात करेंगे, वो भी सोशल मीडिया से चल करके बात करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह फैसला महंगाई कम करने के लिए लिया गया। देश में गेहूं और आटे के दाम 40% तक बढ़ गए। हम नहीं चाहते कि मुफ्त राशन योजना में कोई समस्या आए। उन्होंने कहा कि गेहूं का उत्पादन भी 111 मिलियन टन से घटकर 105 मिलियन टन रह गया है। यही वजह है कि भारत में आटे की कीमतों में इजाफा है। साथ ही उन्होंने साफ किया कि हमारे पास गेहूं की कमी नहीं है। हमारे साथ फूड सेक्रेटरी हिमांशु पांडे। सर, अगर आम लोगों को समझाएं बिल्कुल बेसिक भाषा में कि ये फैसला सरकार ने क्यों लिया है वीट बैन का। उनकी बेहतरी के लिए, उनको सही दाम के ऊपर आटा मिले, उनको सही दाम के ऊपर गेहूं मिले। किसान की तरफ से ऑलरेडी जो है वीट एमएसपी के ऊपर बेचा जा चुका है। जो मार्केट में बिका है उस पे भी उसे एमएसपी से ऊपर दाम मिला है, और जो सरकार ने खरीदा है वो भी एमएसपी के ऊपर खरीदा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस बार हमारा वीट प्रोडक्शन बहुत कम हो गया है? ये भी बातें आ रही हैं। लोगों को लग रहा है कि अचानक से कोई क्राइसिस हो गई है। ये भी सवाल उठा रहे हैं लोग। आपको बताया कि पिछले साल के मुकाबले सिर्फ करीब 40 लाख मीट्रिक टन का अनुमान है कम हुआ है, और ये एस्टिमेट्स होते हैं। मार्केट जो है स्पेकुलेशन करती है, और उस स्पेकुलेशन के बेसिस पे प्राइसेस पुश हो रहे थे। सर, आपने बोला कि जो दाम बढ़ रहे थे वो सेंटिमेंट्स पे बढ़ते हैं, तो अब जब आप लोगों ने फैसला लिया है, आपको कब तक लगता है उसी कि सेंटिमेंट से दाम नीचे आएंगे? लगभग कितने दिनों में हम देखेंगे? एक हफ्ते के अंदर। एक हफ्ते के अंदर। तो जो फूड सेक्रेटरी हैं उनको लगता है कि एक हफ्ते के अंदर हम देखेंगे कि बाजार में जो आटे और गेहूं के दाम हैं वो कम होने लग जाएंगे। सहयोगी जेवियर थॉमस के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो डॉक्टर मानिक साहा होंगे त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। बिप्लब देव ने आज ही इस्तीफा दिया था, बीजेपी ने उन्हें चुना है। अखिलेश शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं। अखिलेश, इस नाम के बारे में, डॉक्टर मानिक साहा के बारे में अगर जानकारी हो आपके पास, बैकग्राउंड क्या है, इनके नाम तक क्यों इन्हें चुना गया, पहुंचने की वजह इनके नाम तक? देखिए, आज काफी नाटकीय घटनाक्रम रहा है त्रिपुरा के लिए। आज ही दोपहर में मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद तुरंत वहां पर बीजेपी के जो 2 पर्यवेक्षक हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, इसके साथ ही विनोद तावड़े, वो भी वहां अगरतला पहुंच गए। विनोद सोनकर जो कि राज्य के प्रभारी हैं बीजेपी के, वो भी वहां थे। इसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है अब से कुछ देर पहले, जिसमें डॉक्टर मानिक साहा को विधायक दल का नेता चुना गया है। जो निवृत्तमान मुख्यमंत्री हैं बिप्लब देव, उन्होंने एक ट्वीट करके बधाई भी दी है डॉक्टर मानिक साहा को, और कहा है कि उनके नेतृत्व में बीजेपी राज्य में नई ऊंचाइयों को छुएगी। और डॉक्टर मानिक साहा के बारे में आपको बता दें कि वो पेशे से डेंटिस्ट हैं। उन्होंने बीडीएस और एमडीएस का कोर्स किया है। स्थानीय लोगों में वो काफी लोकप्रिय हैं क्योंकि वो लोगों का इलाज करते आए हैं। और आपको ये बताएं कि वो राज्य बीजेपी के अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ पिछले महीने ही बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा में त्रिपुरा से भेजा था। तो इस तरह से अब राज्यसभा की जो एक सीट है बीजेपी की, वो खाली होगी और यहाँ पर बीजेपी किसी दूसरे नेता को भेजेगी। ये भी माना जा रहा है कि शायद बिप्लब देव को राज्यसभा के जरिए दिल्ली भेजा जाए, ये एक तरह की संभावना है। बीजेपी ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि चुनाव सिर्फ 1 साल बाद है, और हमने देखा है कि लगातार बीजेपी ने कई राज्यों में अपने मुख्यमंत्रियों के प्रदर्शन से नाखुश होकर मुख्यमंत्री बदलने का फैसला किया। उत्तराखंड हुआ, गुजरात हुआ, कर्नाटक हुआ, और अब त्रिपुरा की बारी आई है। और लगातार मुख्यमंत्री इसलिए बदले जा रहे हैं ताकि अगले चुनाव में जो सरकार विरोधी लहर है उसको कम किया जा सके। त्रिपुरा की अगर बात करें शारीरिक, तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का मुख्य मुकाबला है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस अपने पैर मजबूत करने के लिए लगातार यहाँ पर प्रयास कर रही है। और बिप्लब देव की जो कार्यशैली रही है उसके चलते बीजेपी के कई विधायक उनसे नाराज रहे हैं, बल्कि 3 बीजेपी विधायक पार्टी छोड़ भी चुके हैं। तो ऐसे में पार्टी आलाकमान को लगता है कि अगर अगले साल होने वाले चुनाव में दोबारा सत्ता हासिल करनी है तो फिर ऐसे में मुख्यमंत्री बदलना ही ठीक होगा, और इसलिए डॉक्टर मानिक साहा को बिप्लब देव की जगह नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है।
शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो डॉक्टर मानिक साहा जो 1 महीने पहले ही राज्यसभा के सदस्य बने थे, तो साफ है कि इस 1 महीने के दौरान उस वक्त उनका नाम दिमाग में नहीं था कि उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर त्रिपुरा भेजा जाएगा। अब उन्होंने त्रिपुरा की कमान संभालने के लिए बीजेपी आला कमान ने उन्हें त्रिपुरा भेजा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। वाराणसी में आज कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी में करीब 4 घंटे तक सर्वे हुआ। सुबह 8 बजे सर्वे शुरू हुआ और 12 बजे तक चला। सर्वे का आधा काम पूरा हो चुका है। इस दौरान ज्ञानवापी परिसर का रास्ता भी रोक दिया गया था। वाराणसी के चौक थाने के पास पुलिस का ये एहतियाती ऐलान, ताकि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे शांति से हो जाए। सर्वे सुबह 8 बजे शुरू हुआ। पुलिस ने मस्जिद और मंदिर की तरफ जाने वाले दोनों रास्ते रोक दिए, मीडिया को भी नहीं जाने दिया। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक कोर्ट कमीशन की कार्रवाई की जानी चाहिए थी। कोर्ट कमीशन की कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुसार शनिवार को आज 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में की गई। लगातार 4 घंटे सर्वे करने के उपरांत लगभग 50% से अधिक परिसर का सर्वे पूरा हो चुका है। चूंकि सर्वे की कार्रवाई गोपनीय कार्रवाई है और कोर्ट की ये बेसिकली निगरानी में हो रही है, इसलिए ये जानकारी नहीं दी जा सकती कि कौन कौन से स्थानों का सर्वे किया गया और वहाँ क्या क्या मिला, लेकिन सभी पक्षकार इससे संतुष्ट थे। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के तहखाने में स्वयंभू विश्वेश्वर शिव के मंदिर के साथ श्रृंगार गौरी और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, लिहाजा सर्वे का काम तहखाने से ही शुरू हुआ। 4 तहखानों का सर्वे हुआ। इससे हिंदू पक्ष खुश था, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वहां मंदिर का कोई निशान नहीं मिला। नंदी के मुंह होने के आधार पर खाली आप ये निर्धारण कर लेना कि साहब इधर मंदिर नहीं होगी, ये सही नहीं है। वरना एक कमरा है, उसमें किसी जमाने में जो किराएदार वगैरह दुकानें करते थे, कोई चूड़ी बेचता था, कोई कुछ बेचता था। आज वो कमरा खाली है। क्या जो अंदर मंदिर में उस तरीके की चीजें? देखिए, मैंने कहा कि जो पत्थर पे कुछ जो दिख रही है, अब उस जमाने में जो पत्थर बिकते थे वो जो बेचता था उसका ब्रांड होता था, वो परचेज किया गया, लगाया गया। आपका ये कहना कि साहब ये मंदिर के पत्थर हैं, ये सही नहीं। 8 बजे से लगातार 12 बजे तक बिना बाधा के हमारे विपक्षी लोग भी भरपूर सहयोग दिए, शासन प्रशासन का भरपूर सहयोग रहा और न्यायालय के आदेश के अनुरूप लगातार सर्वे कार्रवाई चलती रही। सर्वे कुल 4 घंटे चला, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर जाने का 4 नंबर गेट जो वीआईपी दर्शन के लिए है, वह मैदागिन और गोदौलिया दोनों तरफ से मीडिया के साथ आम जनता को भी रोक दिया गया। दुकानें भी बंद थी, लिहाजा दर्शन करने बाहर से आए दर्शनार्थियों को कुछ परेशानी भी हुई। हमको बहुत प्रॉब्लम, ये रास्ता नहीं मालूम, हमको रास्ता पूछते पूरी दिक्कत हो रही हम लोग को। और टेम्पल को कैसा जाना भी नहीं मालूम। पूरा टिफिन करेंगे बोलते पूरे शॉप्स बंद है और टेम्पल बंद है बोल रहे 12 बजे तक। उम्मीद है कि बाकी सर्वे भी शांतिपूर्वक होगा और ये विवाद सुलझेगा। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद पे सर्वे को लेकर जो एक तरीके की डर, आशंका और अनिश्चितता की स्थिति बताई जा रही थी, वो आज सर्वे के साथ खत्म हो गई। आधा सर्वे हुआ, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था थी। अब इसी व्यवस्था में कल आगे का सर्वे होगा। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई बीजेपी के एक उत्तर भारतीय नेता संजय ठाकुर ने राज ठाकरे को चिट्ठी लिखकर माफी मांगने को कहा है। हालांकि इसके तुरंत बाद बीजेपी के दूसरे उत्तर भारतीय नेता ने इसे संजय ठाकुर की निजी बयान बताया। आपको बता दें कि राज ठाकरे पर उत्तर भारतीयों को पीटने का आरोप लगातार लगता आया है। इस सिलसिले में उनसे माफी मांगने की मांग उठ रही है। पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह
और अब मुंबई में बीजेपी प्रवक्ता संजय ठाकुर ने भी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से अयोध्या जाने से पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगने की अपील की है। आज मुझे जब अंबरनाथ, डोंबिवली, कल्याण, थाना, पूना, नासिक ऐसे विभिन्न जगहों से मुझे फोन आता है, झारखंड, बिहार से फोन आता है कि इस बार आप क्यों चुप हैं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये मेरा अपना नैतिक दायित्व है और मेरा समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति भी मेरा दायित्व है। हालांकि राज्य बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद बृजभूषण सिंह के विरोध को दरकिनार कर चुके हैं। लिहाजा पार्टी के दूसरे उत्तर भारतीय नेताओं ने भी संजय ठाकुर के बयान से खुद को अलग करने में देर नहीं की। राज ठाकरे जी के बारे में आज जो संजय ठाकुर का वक्तव्य था वह उनका व्यक्तिगत वक्तव्य था। इससे मुंबई भाजपा का कोई भी संबंध नहीं है। देश के किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई भी जाके दर्शन कर सकता है और अयोध्या नगरी में श्री राम भक्त के रूप में राज ठाकरे जी का स्वागत है। इसके पहले उत्तर भारतीय नेता और महाराष्ट्र बीजेपी उपाध्यक्ष अमरजीत मिश्रा भी माफी की अपील को नजरअंदाज कर चुके हैं। भगवान राम का दर्शन करने वाला व्यक्ति, उसके अंदर इतना परिवर्तन आता है कि वो सज्जनों की पहचान करना सीख जाता है और साथ ही साथ दुर्जनों का समूल नाश करना सीख जाता है। और मुझे लगता है इसी में ये अंतर्भाव निहित है कि वो उत्तर भारतीयों से उन्होंने माफी मांग ली है या उत्तर भारतीय समाज के संरक्षण की काम अब वो शुरू करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें विरोध का कोई कारण नहीं होना चाहिए। कभी सिर्फ मराठी अस्मिता की बात करने वाले राज ठाकरे पर मुंबई में उत्तर भारतीयों की पिटाई का आरोप है। कभी रेलवे की परीक्षा देने आए युवकों की, तो कभी फेरी वाले और टैक्सी चालकों की। लेकिन जब से शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तब से बीजेपी उसे हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने की कोशिश में लगी है। ऐसे में राज ठाकरे को बड़ा करना उसकी राजनीति का हिस्सा है। राज ठाकरे ने मराठी हित से आगे बढ़ते हुए हिंदुत्व का झंडा उठाकर अपना दायरा बढ़ाया है। इसलिए बीजेपी भले ही कह रही है कि श्री राम के दर्शन की इच्छा की मात्र से व्यक्ति के पास भूल जाते हैं, लेकिन सवाल है क्या उत्तर भारतीय अपनी पिटाई भूल पाएंगे? मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।